नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान के एक नेता भारत को लेकर एक बार फिर से गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। उनके बिगड़े बोल की बात करेंगे। पाकिस्तान के एक नेता ने भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तान के नेता ने खुद को बांग्लादेश का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश की है। जी हां, पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी यानी कि PMLN के नेता कामरान सईद उस्मानी, उन्होंने बांग्लादेश के सहारे भारत को एक बार फिर से धमकी दी है और एक बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। और इस वीडियो में कामरान ने बांग्लादेश का साथ देने का दावा किया। लेकिन समझिए, ये बांग्लादेश के भरोसे या बांग्लादेश के कंधे का इस्तेमाल करके भारत को किस तरह से यहां पर धमकाते हुए नजर आते हैं। उस्मानी का वीडियो जो सामने आया, उसमें उस्मानी दावा कर रहा है कि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उस्मान हादी है। उन्होंने बांग्लादेश को बुरी स्थिति के लिए भारत के प्रति झुकाव रखने वालों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर किसी ने बांग्लादेश की स्वायत्ता पर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा। आपको सुनाते हैं क्या कहना है उसका। कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते। चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बच्चा बच्चा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पर भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पर डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। तो आपने सुना कामरान उस्मानी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के किसी नेता ने भारत के खिलाफ बयानबाजी दी हो, जहर उगला हो और लोगों को भड़काने का काम किया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के CDF मुनीर समेत कई नेता और मंत्री भारत पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश पिछले लंबे समय से दंगों की आग में झुलस रहा है। पिछले दिनों छात्र नेता रहे उस्मान हादी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। खबरों की माने तो हादी की मौत के बाद में बांग्लादेश में सक्रिय ISI के एजेंट्स ने दंगों को भड़काया। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी ये सामने आई थी कि उस्मान हादी की जब मौत हुई और उसके बाद में जो बवाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब बड़ी रिपोर्ट्स, अलग अलग जांच रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि बांग्लादेश में ISI के एजेंट्स बड़े स्तर पर सक्रिय हैं और ये जो हिंसा की आग भड़की, उसमें उस हिंसा की आग को भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि ISI के एजेंट्स ही रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस्मान हादी कौन था। उस्मान हादी दरअसल पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उग्र छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहा। वो शेख हसीना के विरोधी इंकलाब मंच का सदस्य भी था और फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार भी। अब उस्मान हादी ढाका में 8 सीटों से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रचार कर रहे थे। यूनिस सरकार ने इंकलाब मंच को भंग कर दिया और चुनाव लड़ने पर बाकायदा रोक लगा दी। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बाद भारत विरोधी प्रदर्शन भी जमकर हुए। दंगाइयों ने बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों प्रोथोम ओलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। तो ये समझा जाए कि बांग्लादेश के हालात और पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के नेता किस तरह से अब इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जहां पर लोगों को भड़काया जाए। इसका एक एक पहलू हम आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे PMLN के ये नेता आखिर किस तरह से भड़काने की और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले कई बड़े सवाल हैं लोगों के मन में। क्या PMLN नेता की धमकी ही पाक सरकार का बयान है? क्या शहबाज सरकार बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहती है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में दंगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है? ये वो तमाम बड़े ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं और एक बार फिर से PMLN की साजिश के साथ और इस बयान के साथ में
कई और बड़े बिंदु जो हैं वो सामने खड़े होते हैं। करेंगे चर्चा, मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीव मालिक जी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्टेड हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी कनेक्ट हो रही हैं, विदेश मामलों की जानकार। और पीएमएलएन की नेता उज़मा करदार मेरे साथ में कनेक्ट हैं पाकिस्तान से, और जल्द ही मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस पूरी चर्चा की शुरुआत उज़मा करदार आप ही से समझने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि पीएमएलएन की आपका प्रतिनिधित्व आप करती हैं और आप ही के एक नेता की तरफ से ये भड़काने वाली बातें सामने आई हैं, और ऐसा कई जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के इन दंगों का इस्तेमाल करना चाहता है भारत के खिलाफ। देखिए, जो ये मुझे इस वक्त बात की है, ये पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ेह हो गया है कि आप हर मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। आपने हसीना वाजिद के जो जबरदस्ती धोस और जबरदस्ती से उसकी हुकूमत को चलवाया, तो जो लोग थे वो आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। अब उस्मान हादी कौन था? उस्मान हादी एक स्टूडेंट लीडर था जो कि फ्रीडम फाइटर था, और उसने उसकी बड़ी काविश थी, और जिसकी वजह से आज बांग्लादेश जो है वो आपकी जो एक आपने वहां पे डेरे डाले हुए थे ना, उससे वो आजाद हो गया है। आपका ये पुराना वतीरा है कि आप जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप चुन चुन कर आप लोगों को मर्डर करवाते हैं। बुरहान वानी जो था वो कौन था? वो भी एक स्टूडेंट लीडर था कश्मीर का, और वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था। जब आपने देखा कि ये तो लोग इसके पीछे चल पड़े हैं और ये हमारे खिलाफ जो है बड़ा मजबूत हो गया है, आपने उसको भी मर्डर करवा दिया। तो ये आप लोगों की ये बाकायदा प्लानिंग है, किस तरह से आप टेररिज्म जो है वो फैलाते हैं दूसरे मुल्कों में, लोगों को जाके वहां पे मारते हैं। आपने खालिस्तान के उज़मा करदार जी, आप वही रटी रटाई बात और रटी रटाई स्क्रिप्ट, मुझे लग रहा था शायद आप सेंसिबल कुछ बात जरूर कहेंगी, लेकिन वही भड़काने वाली बात है। जब अपनी चीजों को छुपाना पड़ता है तो शायद यही एक हथियार आप उठाने की कोशिश करती हैं। अगर आप ऐसे, आपने जिस तरह से बुरहान वानी का जिक्र किया, जो भी दहशतगर्द होगा उस पर एक्शन होगा, ये खुद आपकी सरकार है और खुद आप ये कहती रही हैं। अगर आपको वो लोग जो आंदोलन करते हैं तो आपको टीटीपी क्यों बुरी लगती है, आपको बीएलए क्यों बुरी लगती है, आपको बीएलएफ क्यों बुरी लगती है? इसीलिए ये बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच छोड़ना बंद कीजिए। आपका ये जो दोहरा रवैया है ना मैडम, यही कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा मुसीबत का सबब बन जाता है। संजीत सिरोही जी, क्या आप पीएमएलएन के जो नेता हैं वो एक तरह से धमकी जिस तरह से दे रहे हैं, ये पाकिस्तान सरकार के बयान के तौर पर इसे देखा जाए क्या? क्योंकि वही बात यहाँ पर एक बार फिर से उज़मा करदार रिपीट कर रही है। नैना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पीएमएल के नेता हैं, इनको नैरेटिव दिया हुआ है, और ये जिस चीज के बारे में मैं इनकी उज़मा करदार जी जो जब भी आती है, ये हमेशा जो है जो मुद्दे पे हम बात करते हैं वो ना करके ये भारत की बात करने लगती है। जबकि डिस्कशन होता है या तो पाकिस्तान का या तो बांग्लादेश का, पहुंच जाती है भारत के ऊपर, और वो जो उसको जो मुद्दा है उसको डिरेल करके उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इनका नेता है कामरान सैयद उस्मानी, ये एक यूथ लीडर है, इसने एक बयान दे दिया। इसके बयान को हमको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लीडर भबकी तो इनके, ये तो बहुत छोटा लीडर है, कोई यूथ लीडर ही है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनके तो मिनिस्टर भी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमने मिसाइल जो है भारत की तरफ कर रखी है, और इनकी मिसाइल जो वो भारत की तरफ 4-5 दिन जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें मिसाइल मेरे को लगता है वहीं पे फुस हो गई या फायर करने की हिम्मत नहीं हुई। तो उनके ये ज्यादा बयान जो है, इनको हमको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो जिस बयान की बात कर रहे हैं कि हमारी फौज और मिसाइल आपसे ज्यादा दूर नहीं है, वो जब ये भूल जाते हैं कि उनकी मिसाइल दूर नहीं है, तो हमारी फौज भी और मिसाइल दूर नहीं है। तो ये चीजें बोलने से हालात सुधरेंगे नहीं, हालात और खराब होंगे। खुद तो तुम जो है भारत के खिलाफ तुमने एक अपनी जंग छेड़ी हुई है, और आप पाकिस्तान को भी अपने आईएसआई के एजेंट्स को बोल के और उनको भेज के वहां पे आपने आग लगा दी है। उससे किसका नुकसान हो रहा है? अगर वो बिल्डिंगें जल रही हैं,
वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, तो किसके मारे जा रहे हैं? भारत के तो नहीं मारे जा रहे, वो तो बांग्लादेश के मारे जा रहे हैं। तो आप तो नुकसान बांग्लादेश का कर रहे हो बजाय उनका फायदा करने के। आप तो डूबे हुए थे, आपकी तो जीडीपी जो है माइनस में चल रही थी और बांग्लादेश की जीडीपी प्लस में चल रही थी। आपने तो उनकी भी जीडीपी को भी 3.8 पे ले आए हो। तो आप उनकी मदद करने की बजाय आप तो उनका नुकसान कर रहे हो। उनको जो है आप ये समझते नहीं हो कि बांग्लादेश जो है वो भारत का बॉर्डर 4000 किलोमीटर का उनके साथ लगता है। भारत पानी के लिए भारत उनको तरसा सकता है, खाने के लिए तरसा सकता है, बिजली के लिए तरसा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम जो है अभी भी उदारता दिखा रहे हैं और अभी भी उन्होंने हमसे 50,000 मैट्रिक टन जो है चावल मांगा है, जो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप गेम खेल रहे हैं ना कि बांग्लादेश को हमारे खिलाफ भड़का रहे, ये हो सकता है टेम्परेरीली आपको जो है सफलता मिल जाए, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपका वही हाल हुआ होगा जो 1971 में आपका हाल हुआ था। बांग्लादेश आपसे अलग हो गया था। बांग्लादेश आपसे आज भी अलग है और हमेशा अलग रहेगा, आप कितनी भी नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है सर कि पिछले कुछ वक्त से हमने देखा कि पूरी दुनिया में किस तरह से एक रेडिकलाइजेशन फोर्स बड़ी एक्टिव है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पाकिस्तान, और अभी पिछले कुछ वक्त में हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर खुद आसिम मुनीर उनके रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे थे। अब बांग्लादेश की इस पूरे कियोस्क का, इन परिस्थितियों का पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश करता है। कई जानकार, कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं। वेल, मेरे साथ में दो और खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। शुभदा चौधरी भी कनेक्ट हो चुकी हैं, शुमाइला सिद्दीकी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आपका भी बहुत स्वागत है। शुमाइला का मैं रुख करना चाह रही हूँ, उसके बाद में मैं कर्नल संजीव मालिक का रुख करूंगी। शुमाइला, मुझे एक बात जरा बताइए, क्योंकि खासतौर से अगर हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात देखते हैं तो कई बड़े ऐसे जो युवा लीडर्स होते हैं वो दूसरों के लिए भी बड़ी चुनौती बनते नजर आते हैं। अवामी लीग के लिए तो खासतौर से उस्मान हादी एक बड़ा, ये कहा जाए कि चैलेंज वो क्रिएट करते ही रहे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो पुराने राजनीतिक दल रहे हैं, चाहे बात यहाँ की यूनुस सरकार की हो, चाहे बात जो अभी मौजूदा स्थितियां रही हैं उनको लेकर भी हो, कहा यह जाता है कि जिस तरह से छात्र आंदोलन का बड़ा चेहरा उस्मान हादी बने, उसके बाद में वो लगातार इनकलाब मंच का भी हिस्सा रहे। माना जा रहा था कि जब आने वाले साल में फरवरी में जब चुनाव होंगे तो वो इनकलाब मंच का ही प्रतिनिधित्व करते हुए चुनावी मैदान में खड़े हो सकते हैं और यूनुस सरकार के लिए चुनौती बनेंगे। यूनुस सरकार ने इनकलाब मंच को ही भंग कर दिया। तो ये कहा जाए कि इस तरह से तो कई तरह की अलग अलग राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, चैलेंजेस थे, भारत को ही टारगेट बनाने की कोशिश की गई और एक बड़ी पिक्चर देकर यहाँ पर पीएमएलएन के एक नेता भड़काने की बात करते हैं। क्या बांग्लादेश की हिंसा का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, भारत के अपने चैलेंजेस हैं और बांग्लादेश के ऊपर जो वक्त इस टाइम आया हुआ है उनके अपने चैलेंजेस हैं। उसमें अगर हम ये चीजें निकालने की कोशिश करें कि भड़काया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इस टाइम उनको भी अपनी इतने अरसे की जो एक आग भड़की हुई थी वहां पे हसीना वाजिद साहिबा की वजह से या उनकी पुष्प बनाई के पीछे, मैं अगेन यही बात करूंगी जो आपको बुरी लगेगी कि भारत का इसमें हमेशा हाथ रहा है। और आज वो कहाँ है? आज हसीना वाजिद को भारत ने ही पनाह दी ना, वो इंग्लैंड या कहीं और तो नहीं जा सकी, वहां तो जाना ही उनके लिए उन्होंने कह दिया कि वो नहीं आ सकती हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश को अपने चैलेंजेस को फेस करना है, चीजों को ठीक करना है अपनी। जैसे आपके साथ अभी एक पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा जी हम चावल भेजें, लेकिन मुफ्त में तो नहीं भेज रहे ना, ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेड तो कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ कर सकता है, भारत के साथ करे, भारत पाकिस्तान के साथ करे या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ करे। तो ये इसमें तो मेरा ख्याल है कि नहीं, जहाँ पे जरूरत होती शुमाइला, भारत ने हमेशा मानवीय मदद भी भेजी। श्रीलंका में भी हमने देखा, बहुत अच्छी बात है। इवन टर्की तो भारत ने हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा। जब टर्की को जरूरत थी तो भारत ने वहां पर भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। रखना, देखिए ये तो एक ज़हनी फतूर का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना, कि हर वक्त बैठ के ये सोचता रहे एक बंदा कि मुझे वो भी मारने आ रहा है, वो भी मारने आ रहा है, ऊपर से भी जो बारिश है उसमें भी पत्थर बरसने वाले। तो ये तो अब आपका अपना एक खुद साख्ता बयान है कि आप लोग समझते हैं पाकिस्तान के पास इतना फालतू टाइम है कि वो अपनी भी जंग लड़ रहा होता है भारत के साथ, फिर बांग्लादेश के थ्रू भी लड़ रहा होता है, फिर अफगानिस्तान के थ्रू। अरे शुमाइला, आंखें जरा खोलने की जरूरत है। ये खुद के जहन की नहीं, ये पाकिस्तान के पीएमएलएन के नेता का बयान है मैडम। मैं तो उस बात का हवाला दे रही हूँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि उसके पीछे भी आप एक प्रॉपर एक हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। 71 से लेके अभी तक की आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कि किस तरह से बांग्लादेश को
आइसोलेट किया गया, पाकिस्तान से अलग किया गया, पाकिस्तान से अलग तो नहीं हो सका ना, वापस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसमें तो अगर आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हैं तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, कम से कम साथ तो खड़े हो रहे हैं दोबारा से, कहीं तो दोस्तियां आके वापस जुड़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन भारत को सुबह शाम यही तकलीफ रहती है, इसके साथ दोस्ती ना हो जाए, उसके साथ दोस्ती ना हो जाए। अरे आप अपने ताल्लुकात सुधारिए, उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए। आपका और बांग्लादेश का जो भी प्रॉब्लम है, एक किसी के बंदे के कहने से वो कोई प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं आ गया, कोई आईएसआई या डीजी आईएसपीआर का बयान नहीं आ गया, या आसिम मुनीर साहब का बयान। तो शुमाइला, क्या पाकिस्तान में बैठ के कोई भी व्यक्ति ऐसे भड़काऊ बयान दे सकता है? कोई भी व्यक्ति? अच्छा खैर, मुझे लगता है देखा जा सकता है, बयान नहीं होते। मैं बोली दिया जा सकता है। जब सुनिए, जब यहाँ पर जब हम देखते हैं खासतौर से आपके आसिम मुनीर वो ही इस तरह से भड़काऊ बयान देते रहे, और आप ही के यहाँ के फिर एक मौलाना है, मौलाना खुद ही उनको टारगेट, ये पूरी तरह से उनको ये काउंटर कर चुके हैं कि जब आप काबुल में अगर बम बरसाते हैं तो आप उसे बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं, और अगर हिंदुस्तान ने पहलगाम घटना को लेकर अगर उस पर उसके जवाबी कार्रवाई, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर को गलत कैसे मान दिया? उन्होंने खुद ने पूछा, जब आप तालिबान को टारगेट करते हुए काबुल में आम जनता पर बम बरसाते हैं, और अगर वही तालिबान आपके इस्लामाबाद या कराची में अगर जवाबी कार्रवाई करे तो उसमें गलत क्या है? तो घिरते तो यहाँ पर बयानबाजियों का दौर तो हम देखते ही है ना, गीदड़ भभकी तो चलती है। संजीव मलिक जी, मैं जरा आपका रुख करना चाह रही हूँ। यहाँ पर यही जो शुमाइला कह रही हैं कि इस तरह के बयानों को दरकिनार कर देना चाहिए, बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए, लेकिन ये भारत की तरफ से जब दरकिनार किया गया तो यही एक बहुत बड़ा गुबार, एक बहुत बड़ा पर्वत के रूप में एक बड़ी तस्वीर बनती हुई नजर आई है, और उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह की साजिशें हैं। सर, यहाँ पर एक और बड़ी बात है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश के साथ में हमेशा खड़ा रहा है। क्या किया है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ में? मुझे लग रहा है इस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है। नैना जी नमस्कार, और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। नैना जी, पाकिस्तान से धमकी आना कोई नई बात तो है नहीं, आए दिन हम उनकी धमकियां झेलते हैं। बात ये होती है कि जब किसी पार्टी का नुमाइंदा कोई बोलता है, जब कोई वक्तव्य देता है, तो अगर वो वक्तव्य वहां की कंट्री या पार्टी लाइन से हटके है तो पार्टी के प्रवक्ता आके उसका खंडन करते हैं, और ये कहा जाता है कि ये गलत है, और इसको वापस विड्रॉ करते हैं या फिर उसका खंडन करते हैं। बट देखिए, अभी आपने जो टच किया है पॉइंट, वो बात सही है। इनके फील्ड मार्शल साहब मोनीर साहब तो खुद ये धमकी देते रहते आए दिन। अभी भी 4 दिन पहले वो धमकी दे रहे थे, अमेरिका में जाके धमकी दे रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम आधी जनता को, आधी दुनिया को ले डूबेंगे। देखिए, इनके स्वभाव में है, नेचर में है धमकियां देना, और इनके लिए डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पाकिस्तान ये स्टेट ऑफ डिनायल्स कभी एक्सेप्ट नहीं करना है इसने चीज को, और ये कभी भी सिर्फ इनका एक कॉमन थ्रेड है, उम्मा के अलावा कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि हम अपने देश भारत के साथ, इतना बड़ा देश है, उनके साथ अच्छे मैत्री संबंध रखें तो हमारी प्रगति और भारत भी हम चीजें, ये हमको उलझाए रखना चाहते हैं। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है नैना जी, ये सिर्फ इतनी कहने से बात नहीं चलेगा। मैं 2 पॉइंट टच करता हूं। सुमाइला जी कह रही थी कि वो उनके बड़े हमदर्द हैं, रहिए, अच्छी बात है, हम चाहते हैं हमदर्द रहें आप। 71 में जो कारण थे बांग्लादेश के क्रिएशन के, किसने कहा था कि वहां की बच्चों और वहां की महिलाओं को आप बर्थडे ड्रेस से हटा के उनकी फातिया ड्रेस में पहुंचा दिया? क्या किया आपने उनके साथ? टिक्का खान, जिसको मर्डरर खान बोला जाता है, आपने सुना नहीं उनके प्लाटून जाती थी, रातों रात क्या वहां पे कहर बरसाती थी? मैडम देखिए, जब हम उन चीजों को पढ़ते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात ये नहीं है, हमसे तो बहुत दूर है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं। एक तारीख आपने लिखी है, एक तारीख यहाँ लिखी गई है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपके कहने से नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, इनका जो आपके लिए तो 10 मई का भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो आप मानते ही नहीं है। नहीं शुमाइला जी, मेरी बात सुनिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान का अस्तित्व जो है ना, एग्जिस्टेंस, वो इंडिया को ब्लीड करने में है। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया बिल्कुल बर्बाद हो जाए, जितना परेशान वो करना चाहे हर तरीके से परेशान करते हैं। और नैना जी, बात यह है कि लास्ट ईयर 2024 के अंदर, अगस्त के अंदर जब वहां पे बवाल हुआ था, उसके बाद वहां की प्राइम मिनिस्टर को निकलना पड़ा था। उसके बाद से आईएसआई ने बहुत अच्छा मौका देखा। उससे पहले सीआईए का काम चल रहा था। सीआईए चाह रही थी कि वहां पे उनके हिसाब से जो गवर्नमेंट है, उनके हिसाब से कुछ वो उनको अड्डे दे दे और कुछ उनकी राजनीतिक जो स्वार्थ है उनकी लाइन को टो करे। लेकिन जब वो वहां पे अपदस्थ किया गया, और ये सालों चली, ऐसा नहीं है कोई ओवरनाइट या
हफ्ते भर का अब ये विस्फोट था, वहां पे जो चल रहा था वो सालों भर का पूरा होमवर्क किया हुआ था कि अगर नहीं तो क्या करना है। क्योंकि जब देखिए डीप स्टेट जब काम करते हैं वो कंटिजेंसी प्लानिंग पे भी काम करते हैं कि अगर हमारी प्लानिंग सफल नहीं होती देन व्हाट टू डू। वो हुआ। उसके बाद से आईएसआई ने बहुत अच्छा मौका ढूंढा और आज आईएसआई वहां नहीं अपने पूरे टेररिस्ट बर्मा के और बांग्लादेश की जो कॉमन सीमा है वहां पे जाकर टेररिस्ट की ट्रेनिंग चल रही है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है। और ये किस रूप में सामने आएगी हमें टाइम को इंतजार करना पड़ेगा। और रही बांग्लादेश के बाद इतनी एट्रोसिटीज आई, वो डर के वो यहाँ पे जब हमारे पास आए, हमारे पास 3 करोड़ का फिगर तकरीबन रफ एस्टिमेट था उस टाइम कि जितने रोहिंग्या नहीं उस टाइम बांग्लादेशी हमारे यहाँ शिफ्ट हुए, क्योंकि उस टाइम ना तो दीवार थी ना ही कोई बॉर्डर फेंस थी, तो वो लोग डर के इधर आ रहे थे। उसको देखते हुए भारत ने एक ऑपरेशन प्लान किया था और बांग्लादेश आज भी गलत हाथों में खेल रहा है। वहां के जो इस टाइम के जो साहब हैं, जो वहां के सीए साहब हैं, सीए साहब आज जो जिस हिसाब से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ही इज हेडिंग फॉर ए बिग प्रॉब्लम। हम देखिए हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन अगर कोई किसी आदमी ने भारत को परेशान करने की, पहले हम क्या करते, मजम्मत करते थे, निंदा करते थे, डोजियर देते थे। पिछले कुछ सालों से वो हमें लगा कि एनफ इज एनफ, अब डोजियर ना दिए जाएंगे, ना ही हम निंदा करेंगे। हम वो करेंगे जो भारत देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है, बेशक वो ही इस शिफ्ट को देखते हुए देखिए आज पाकिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है। और सर यही वजह है कि हमने देखा कि चाहे बात सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, एयर स्ट्राइक हो, इस तरह के बड़े एक्शंस उसी का ही एक नतीजा है कि अब बार बार डोजियर देने से काम नहीं होगा। अगर डोजियर देने से काम हो जाता तो शायद पहली तस्वीर बहुत ज्यादा बदल जाती। लेकिन मैं जल्दी से एक बार शुभदा जी का भी रुख करना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है शायद शुमाइला को इस बात का जरूर जवाब मिल गया होगा, लेकिन शुभदा जी, चूंकि आप लंबे वक्त से खासतौर से इन देश की तमाम अलग अलग परिस्थितियों को रीड करती रही हैं, कई उसके रिसर्च पेपर्स भी आपके जरूर सामने आए हैं, जरा मुझे एक बात ये जरा समझाइए, खास तौर से बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान, इनके रिश्तों के रूप में समझा जाए, क्योंकि मैंने तो अभी तक जो देखा हमेशा से शेख हसीना को पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाए कि हमेशा टारगेट किया जाता रहा। वहां के जो विपक्षी नेता रहे हैं वो हमेशा से शेख हसीना को टारगेट करते रहे, और यही वजह है कि शेख हसीना पिछले साल से जब ये पूरा कियोस्क हुआ था, जब तख्ता पलट हुआ था, उसके भी पहले से ये कहती रही कि मेरे खिलाफ साजिशें चल रही हैं और छात्र आंदोलन को भड़काने की कोशिश है। उन्होंने क्लियर कट कहा विदेशी ताकतें, उन विदेशी ताकतों का इशारा आईएसआई के लिए था, उन विदेशी ताकतों का इशारा सीधे सीधे अमेरिका के लिए था। और अभी भी कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जब उस्मान हादी के इस पूरे कियोस्क के बाद में जो हिंसा भड़की उसमें आईएसआई की भी बड़ी भूमिका नजर आती है। इनसे अलग अगर मुझे आप ये बताइए कि इन तीनों देशों के बीच के आपसी कनेक्शंस किस तरह के रहे हैं? देखिए नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ पाकिस्तान से 2 विमेन जर्नलिस्ट हैं। आपको मेरा आदाब। जहां तक बात रही कि जो मेन मुद्दा है कमरान उस्मानी का, तो वो यूथ विंग के लीडर हैं जैसा कि डिस्कस किया गया, लेकिन PMLN के नहीं, PMLQ जो एक स्प्लिंटर ग्रुप है, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे ये निकली थी। कभी ये मिलिट्री के साथ कोलिशन कर लेती है, कभी सिविलियन गवर्नमेंट के साथ कोलिशन कर लेती है, मतलब कभी PMLN के साथ कर लेती है, कभी PPP के साथ कर लेती है, कभी और मिलिट्री के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। ये जो उस्मानी साहब हैं ये एडवाइजर हैं औकाफ और रिलीजियस अफेयर्स पंजाब में, और ये पाकिस्तान बांग्लादेश का जो फ्रेंडशिप फोरम है यूथ का, उसके हेड है। ओह अच्छा। तो इसलिए इस तरीके से अपॉर्चुनिस्टिक बातें उनके तरफ से बोलना, वो इंटरनेशनल लाइमलाइट में आने की बात है। इससे पहले भी उन्होंने कुरानिक वर्सेस को यूज किया है जस्टिफाई करने के लिए वॉयलेंस, जिसका मतलब मैं तो उसे फितना मानूं, क्योंकि कुरान में या हदीत या सुन्ना में भी इक्तिबास जो होता है कि आप नहीं कुरान के वर्सेस को वायलेंस के हिसाब से नहीं यूज कर सकते। जिस तरीके से जिहाद का मीनिंग पूरा ही अमेरिकन कंट्रोवर्सी और एक ऑपरेशन के तहत इस्लामोफोबिक बना के दिया है, ऐसा कुरान में लिखा नहीं है। जहां तक बात रही, अब रॉ की बात करते हैं और शरीफ उस्मान हादी की बात करते हैं। वो 32 साल के थे, वो काफी
क्रिटिकल थे, इंडिया के खिलाफ थे। वो आने वाले इलेक्शन में जो फरवरी में होने वाला था उसमें वो पार्लियामेंट में भी खड़े होना चाहते थे, इनकलाब मंच से भी खड़े होना चाहते थे। अब कॉमन सेंस ये बोलता है, मेरा कॉमन सेंस, कि अगर वो क्रिटिकल है इंडिया का और इंडियन ही रॉ ऑफिशियल्स उसको मार लें तो इसमें इंटेलिजेंट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो तो एंटी इंडिया डिस्कोर्स और बढ़ाएगा। तो इस तरीके से बात होती नहीं है। लेकिन अब मैं दूसरी बात करती हूँ। अगस्त 2024 में आईएसआई का प्रेजेंस ढाका में बढ़ गया था। मिलिट्री करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यूनुस गवर्नमेंट ने दी थी। यूनुस वही है जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, नोबेल पीस प्राइज उनको मिला है। वैसे नोबेल पीस प्राइज की अब कोई वैल्यू मुझे नहीं लगता, लेकिन इनफैक्ट जो कस्टम ड्यूटीज हैं उससे भी एग्जेम्पशन मिल चुका था अगस्त 2024 में। जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको जो एंट्री है बांग्लादेश में उसमें भी रिलैक्सेशन मिल गया था। सितंबर 2024 में शहबाज शरीफ और यूनुस मिलते हैं यूएनजीए के साइडलाइंस पे, और वो बायलैटरल ट्रेड कैसे मतलब और बढ़िया कर सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। दोनों पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ज्योग्राफिकल लॉजिस्टिक्स भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरा मुद्दा होता है जनवरी 2025 में, जब चार हाई रैंकिंग आईएसआई जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिसिस, मेजर जनरल शाहिद अमीन अफसर, 3 और आईएसआई हेड्स के साथ बांग्लादेश जाते हैं। अब दूसरी चीज जो साइड बाय साइड हो रही है, शेख हसीना का मैं डिफेंस नहीं करूंगी, आवामी लीग का मैं डिफेंस नहीं करूंगी, लेकिन जो बात है मुझे ये बोलना है कि जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हादी के भाई ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये यूनुस ने करवाया है ताकि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। अब इसमें दो एक्टर्स हैं जो मेरे बन रहे थे, वो बहुत बड़ी चुनौती नहीं, इसमें खेल लंबा है। खेल इसमें अमेरिका वर्सेस चाइना का है और बांग्लादेश को प्रॉक्सी बनाया जा रहा है। शेख हसीना को क्यों असाइलम नहीं मिला, यूके में, यूएस में, गल्फ कंट्रीज में भी नहीं मिला, वो रीजन इसलिए है क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब उनको सीआईए के पॉकेट्स खोलने का, खासकर चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में बात कर रहे थे, सीआईए ने यूक्रेन में भी बहुत सारे अपने खोले थे, तो जब वो बात हुई थी तो शेख हसीना ने मना कर दिया और उसके बाद जो है जो वेस्टर्न अलायंस है शेख हसीना का खिलाफ हो गया। मैं उनका डिफेंस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स बता रही हूँ। फिर शेख हसीना चाइना की तरफ टिल्ट करती हैं, ठीक है, यूनुस भी चाइना की तरफ टिल्ट करते हैं। वो जी जिनपिंग से मिलते हैं, बोलते हैं बांग्लादेश पूरा ओशन का इंटायर एक गार्जियन है। इंटरीम कैबिनेट जो है 2.2 बिलियन का चाइनीज फाइटर जेट्स का ले लेता है, खरीदारी कर लेता है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये बदकिस्मती है जो हम नहीं समझेंगे, लेकिन जो बांग्लादेशियों के साथ आज हो रहा है, जो वहां पे मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटीज, जेंडर, माइग्रेंट वर्कर्स, खासकर औरतें, जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत दर्दनाक है और अपना भविष्य वो चूज लेकिन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, शुभदा जी आपने एक बात ये जरूर कही जो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद शुमाइला जी और उस्मा करदार जी भी समझेंगे, खासतौर से भले शेख हसीना को लेकर आप लोग अभी भारत के समर्थन या झुकाव की तरफ की बात करते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में जो आज हुआ या अभी पिछले कुछ वक्त से हो रहा है वो इतने पिछले कुछ वक्त में कभी नहीं हुआ जो अब तक शेख हसीना रही। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश ने सिर्फ हिंसा और ऐसी तस्वीरें देखी जो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। मुझे लगता है शुमाइला शायद आप भी उन तस्वीरों का कभी समर्थन नहीं करेंगी। वहां पे महिलाओं को वो जो 71 में हुआ एक बार ऐसा लग रहा था फिर से यहाँ पर हो रहा है। जिस तरह से महिलाओं के साथ में बर्बरता की गई, वहां पे लोगों को जिंदा जला दिया गया, बच्ची तक को नहीं छोड़ा जा रहा, वो बहुत दर्दनाक, बहुत शर्मनाक है। देखिए, जहां पे भी सियासी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और हसीना वाजिद साहिबा ने जितना डिक्टेटरशिप रखी और जितने अरसे तक वो काबिज रही, तो वहां की अपनी आवाम का रिएक्शन था। कोई भी दूसरा मुल्क जाके इतनी ह्यूज लेवल पे पूरी नेशन को नहीं भड़का सकता। अगर आप आईएसआई की बात करें, आईएसआई जाके लोगों के दिमागों में सूर नहीं फूंक सकती कि जाएं जी आप अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़े हो जाएं।
जब तक कि वो जुल्म या कहे या इतनी बर्बरियत इतनी शिद्दत से ना हो कि आवाम को उसके बाहर आईएसआई एक एक घर में थोड़ी ना जाता है। वो तो देखिए ना, सुनिए ना, जैसे जम्मू कश्मीर में भी आईएसआई ने यहाँ पर लोगों को चिन्हित करके बाकायदा उनका ब्रेन वॉश किया और वही हिंसा भड़काने की कोशिश की। वो तो हिंदुस्तान था जिसने अपने अपने तरीके से चीजों को हैंडल किया और आज एक बार फिर से वहां पर खुशियां लौट आई हैं। बांग्लादेश में यही तो बड़ी विडंबना है ना। बांग्लादेश में वहां की नीतियां, वहां की सरकार, वो इतनी ज्यादा पाकिस्तान या आईएसआई को हावी होने देने चले गए कि हालात देखिए क्या है। और जो उस तरह से अब यहाँ पर आपके जो पीएमएलएन के नेता का जो बयान है, यही तो होता है भड़काने का काम, आग में घी डालने का काम। आप किस चीज को भड़काना कहती हैं? पहली तो बात, पाकिस्तान ने रिएक्शन किया है। हमने पहलगाम की बात पे आपको कहा कि जाएं, आप जाके उसका करवाएं, उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी बिठाएं। आप इंक्वायरी के बजाय आपके खुद आके जो है ना अपने तौर पे हमने इसको मारना है, हमने उसको मारना है, हमने ये करना है, वो करना है, हम 4 दिन चुप करके बैठे रहे। करें जो करना है करें। फिर हमने बिनालुल महसूस किया और उसका जवाब ठीक ठाक गया। भारत इस चीज को मानने को कतई तैयार नहीं है, उसकी ऑपोजिशन मानने को तैयार है, वहां पे लोग रहने वाले अवाम मानने को तैयार है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ओवरसीज बिल्कुल मानते हैं कि हम बिल्कुल मानते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर में उन मरकजों को टारगेट किया जो आतंकी ठिकाने मैं आपको 5-6 और हमने उन तमाम चीजों को, संजीव मलिक जी, हमने उन बाकायदा उन चीजों को हम तो अभी भी मानते हैं। नैना जी, ऑपरेशन सिंदूर तो आपने कर लिया ना, 5-6 नाम और बता देती हूँ नए ऑपरेशंस के लिए, सजेस्ट कर देती हूँ आप लोगों को, बड़े अच्छे नाम आपको सजेस्ट कर देती हूँ। और अब अगले ऑपरेशन भी करके देख लीजिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई आंख उठा के देखेगा, हम हमेशा ये कहते हैं, तब हम जवाब देंगे। अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है खामखा अपनी एनर्जीज वेस्ट करने की। बिल्कुल करना। कल भी परसों भी मेरे आपसे चैनल पे बात हो रही थी कि आप लोग जंगे जो है वो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में जीत सकते हैं। तो आपने कहा कि आपके पास बजट नहीं है। हमारे पास बजट है S-400 को रोकने का, उसको जैम करने का। हमारे पास बजट है आपके 6 तैयारे गिनाने का, आतंकियों को मरकज के माध्यम से तैयार करने का। अरे एलओसी पर अभी फिर से तैनाती की गई है, एलओसी पर फिर से तैनाती की गई है। मैं एक बार संजीव मलिक जी, देखिए ये शुभदा, पता है शुभदा, माफ कीजिए शुमाइला, पता है ये ऐसी चीजें होती हैं जिन पर बिना सर पैर की बातचीत होती है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप भी बखूबी बहुत अच्छे से जानती हैं। ये आपके सुनिए, ये आपके यहाँ पे जो मुनीर साहब हैं वो भी बखूबी जानते हैं, आपके हाफिज सईद भी बखूबी जानते हैं, पूरा का पूरा कुनबा निपटा दिया गया है मौलाना मसूद अजहर का, वो भी बखूबी जानते हैं। लेकिन ठीक है, सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मैं पीएमएलएन की चूंकि नेता है उज़मा करदार, मैं उनसे एक बात ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। उज़मा करदार, किसी भी पड़ोसी मुल्क में अगर हिंसा भड़कती है तो ऐसा नहीं है कि पड़ोस का घर अगर जल रहा है तो खुद आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। वो किसी भी देश के लिए हो, चाहे वो हिंदुस्तान के लिए हो, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर भी उसका प्रभाव नजर आता है, पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर भी उसका प्रभाव नजर आता है। और ये एक बड़ी चिंता होती है और यही वजह है कि जब पाकिस्तान में भी आग धधकती है तब भी इसीलिए हिंदुस्तान बड़ी चिंता करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी भी अच्छे आपके साथ में फले फूले, वो अच्छा लगता है। लेकिन बार बार कई ऐसी रिपोर्ट्स नजर आई कि पिछले 1 साल में आईएसआई की बड़ी मौजूदगी बांग्लादेश में, इस हिंसा को भड़काने में बड़ी भूमिका आईएसआई की। और इतना ही नहीं बल्कि जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका है तमाम अलग प्रॉक्सी संगठनों के साथ में, या उनको एकजुट या उनको भड़काकर एक तरह से काम करने का। इस खित्ते में सबसे ज्यादा जो खतरा है अमन को, वो भारत की तरफ से है। आपने देखा कि किस तरह से मई में आपने बुज़दिलाना हमला किया रात के अंधेरे में और आपको मुंह की खानी पड़ी, और ऐसा पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपको सबक सिखाया कि आपकी 7 पुश्तें जो है वो याद करेंगी। यही आपने हाल बांग्लादेश में भी किया था। मसूद अजहर की वो हम सभी जानते हैं। मिलके वहां पे बांग्लादेश के अवाम पे इतना जुल्म किया कि आज बांग्लादेश के अवाम ने आपकी छुट्टी करा दी है। शेख हसीना को भी फारिग कर दिया है और आपको भी फारिग कर दिया है। अब आप को इसकी तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन
दिलचस्प नहीं हो जाता। शेख हसीना की पार्टी को पहले बैन किया जाता है और आप जिनकी शेख हसीना की छुट्टी कराने की बात करें, वेल ये उनका आंतरिक मामला है और ये वही एक बार फिर से उनकी पार्टी से बैन हटाने की बात की जाती है। और जो उस्मान हादी हैं वो तमाम जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है। उस्मान हादी के भाई सामने आकर कहते हैं कि भाई ये जो पूरा हमला है वो यूनुस सरकार की तरफ से किया गया। ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा अलग तरह का मामला नजर नहीं आ रहा आपको? देखिए, आप शुभदा भी कुछ कह रही है, फुल स्क्रीन पे लाना तो आपको बॉलीवुड की कहानियां सुनाने में बड़ा मजा आता है। उस्मान हादी को दो टेररिस्ट आए थे लिखकर हमें ग्राउंड पे उसको आजमाने में भी बहुत हम माहिर हैं। कत्ल किया है और उसको कत्ल करने के बाद वो वापस चले गए। आप समझते हैं कि वो उस्मान हादी जो है वो उसको खत्म करके आप बांग्लादेश में जो एक आपके खिलाफ मूवमेंट है वो उसको आप खत्म कर देंगे? ये आपकी सोच है, ये आपका ख्याल है। बुरहान वानी के जब आपने उसको भी जब मारा था तो फिर कई बुरहान वानी पैदा हो गए थे। आपने उस्मान हादी पैदा हो नहीं गए थे, कर दिए गए थे। हादी पैदा होंगे। देखिए नैना जी वो बुरहान वानी हो वो हादी हो, ये हिंदू माइथोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट है रक्त बीज का, वो उस तरीके के ही होते हैं कि जहां जहां खून बढ़ेगा वहां वहां फिर वो पैदा होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूनुस मोहम्मद यूनुस जो है ये इस चीज का बिल्कुल फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने, आप सोचिए, इतने महीनों तक क्यों इलेक्शन घोषित नहीं किया था। ये एक पॉलिटिकल मनूवर है। अभी मैंने पूरा आपको लिस्ट दिया कि आईएसआई के कितने हेड्स पाकिस्तान से गए थे ढाका, और क्या रॉ ऑफिशियल्स का वही लिस्ट है? क्या एविडेंस बेस्ड बात हम कर रहे हैं? यही बात है शुभदा, मैं इसी बात को लेकर दूसरी चीज जमात इस्लामी जो शरिया लाएगा ना बांग्लादेश में, क्योंकि दूसरा थ्योरी है कि जमात इस्लामी के विंग ने, शिबिर ने मारा है। अगर जमात इस्लामी जो शरिया लाएगा ना तो हमारी जैसे औरतें जो हैं बांग्लादेश में रह नहीं पाएंगी। वही कंडीशन हो जाएगा जो तालिबान के अंदर अफगान विमेन का हुआ है। लेकिन ये शरिया कानून की शुभदा जिस तरह से आप बात कर रही हैं, मैं एक सेकंड, अरे उस्मा जी सुनिए तो दूसरों को भी तो जरा सुनिए, मौका तो दीजिए। उस्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आपके जो सेना प्रमुख हैं सीधे सीधे आसिम मुनीर कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो ये अल्लाह की सेना है, अल्लाह की बंदगी है। दूसरी तरफ वो बार बार एक बार फिर से उसी अल्लाह की इबादत और अपनी कट्टरता वाली जो सोच है उसको मरने मारने खून बहाने की बात करते हैं। तो शरिया कानून की जब बात होती है तो टीटीपी और आपके ये कहा जाए कि सीधे सीधे आखिर क्या अंतर है आपकी सेना प्रमुख में? देखिए, आप आसिम मुनीर की सिर्फ बात ना करें, आप हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी की बात करें। हम सब जो है वो अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं और पूरी तैयारी करके तो हम जब निकलते हैं तो अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करता है। आप लोगों की ये जो सारी कहानियां हैं, अरे मैडम मेरी कहानी नहीं, हम भी अपने ईश्वर को वैसे ही मानते हैं, हम भी उनकी वैसे ही पूजा करते हैं। यहाँ पर संजीव मलिक जी कुछ कह रहे हैं, अरे तो फिर टीटीपी आपके लिए कैसे है? टीटीपी आपके लिए कैसे? मुझे एक बात बताइए, वो जिहादी कैसे हो गए? सुन लीजिए जरा। अगर टीटीपी सुनिए, नहीं, थोड़ा इजाजत दीजिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू यू नैना जी। अभी जो सुमाइला जी थी उन्होंने कहा हादी एक फ्रीडम फाइटर था। किससे फ्रीडम चाहिए थी इसको? बांग्लादेश 12% की 3-4 साल पहले 12% की ग्रोथ से बढ़ रहा था और दुनिया में उसकी ग्रोथ रेट भारत से भी कई मायनों में ऊपर आ गई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मानी हुई है। हादी को किससे फ्रीडम चाहिए थी? और दूसरी बात है, हादी को कौन मारेगा? जिसको खतरा होगा हादी से। भारत, वी डोंट केयर अबाउट हादीवादी मैडम। हमारे लिए वी आर ए 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर कंट्री। वी आर हाउसिंग मोर देन 200 प्रोमिनेंट लैंग्वेज। मेरी बात सुनिए, आप सुनती नहीं है। आप एक पॉलिटिशियन की तरह बोलते चले जा रहे हो। जब तक आप नहीं सुनोगे नहीं, बात कैसे आगे बढ़ेगी? आप बोलते जा रहे हो। अच्छा चलिए, मैं अपनी बात पे आता हूं। मुझे लगता है कि उनको शायद आवाज नहीं जा रही है। देखिए नैना जी, एक फॉल्ट लाइन होती है रिलीजन की। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की आवाम को एक सूत्र में बांधने का एक रास्ता है रिलीजन का इस्तेमाल।
उसके धर्म का इस्तेमाल इस्लामिक कंट्री होने का, उम्मा के साथ जुड़ने का और पूरे मुस्लिम कंट्री के हेड बनने का, इन सब का एक ही रास्ता है कि धर्म के आधार पर लोगों को भड़काइए। 2024 अगस्त के बाद आईएसआई ने ये बहुत अच्छा मौका पाया। आईएसआई के मॉड्यूल काम कर रहे हैं। उनको, जैसा कि शुभदा जी ने बोला है, इतनी सारी बांग्लादेश यूनिट सरकार ने वहां पे उनको सुविधा दे दी। उनको चुपचाप कोवर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं सिविलियन डोमेन के अंदर। और बिलीव मी, ये सब इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को मालूम है पाकिस्तान इंडिया को डायरेक्टली थ्रेट एंगेज नहीं कर सकता। और जो ये कह रहे हैं ना हम वो सबक सिखाएं, अरे आपकी जो PL-15 मिसाइल पड़ी थी ना सिरसा के पास खेतों में, हमने बच्चों को रोका है, वो उसको ले जा रहे थे कि इसको पानी का पाइप बनाएंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। उनको आखिर डीआरडीओ के बंदे लेके गए हैं। और रही बात ये कि आपका आज भी आपके हैंगर पे तरपाल टंगी हुई है, आप पहचानो तो सही। अरे मैडम पॉलिटिशियन, आप पहचानो तो सही, आपके हैंगर्स आज भी तरपाल से ढके हुए हैं। आपके अवैक्स के क्या हाल हुए। एनीवे, अगर मैं छोटी छोटी चीजें में जाऊंगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा डेविएट हो जाएंगे। वापस आता हूं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश अपना जिसको कहते हैं ना जापानीज भाषा में हाराकिरी करना, बांग्लादेश हाराकिरी की तरफ बढ़ रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने उनके कपड़े तक उतारे थे। टिक्का खान, मर्डर खान ने वहां के आवाम को जी नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, मैं भी बोलता हूँ। या नैना जी, वहां के लोगों पे वो उन्होंने किए थे। दिक्कत क्या है कि आज की वहां की जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, जो आज की वहां पे जनरेशन है, ये अपने पास से कट गई है। इन्होंने नहीं देखा कि वो त्रासदी जो पाकिस्तानी फौज ने उन पे की थी, जो पाकिस्तानी ने उन पे जुल्म ढाया था, ये आज की जनरेशन को नहीं मालूम है, कट गई है उनसे। और लेट मी टेल यू, जो जनरेशन अपने पास से कट जाती है ना नैना जी, वो जनरेशन अपनी बुरे वक्त के लिए बढ़ती है। ये लोग आएंगे और इनका कोई दोस्त आके इन पर दोबारा से अत्याचार करेगा और ये फिर रोएंगे। बात यह है कि बांग्लादेश इस हालत में ही नहीं है, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान उसको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहता है। वहां पे अपने सेल लगा के ये चाहता है कि भारत की फोर्सेस को डिवाइड कीजिए, भारत के एफर्ट को डिवाइड कीजिए और भारत की जो ग्रोथ है उसको आप एट्रिशन के जरिए उसको डिस्टर्ब कीजिए। ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती है जो पाकिस्तान को सूट कर रहा है। अब मैं दूसरा एक आता हूं, वहां चाइना भी घुसना चाहता था, नहीं घुस पाया। वहां पे अमेरिका भी घुसना चाहता था, नहीं घुस पाया। अब पूरा एंगल समझिए ना, अमेरिका वहां आके चाहता है और वो पूरा डोमिनेंस चाहता है एरिया का। चाइना पूरे सीरियट को डोमिनेंस चाहता है, वहां आना चाहता है। भारत नहीं चाहता और वहां की पहली प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी वो भी नहीं चाहती थी। यही तो कारण था वहां पे तख्ता पलट का। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये प्लान ओवरनाइट नहीं होती है, प्लान बनती है, प्लान बी बनती है, जिसको कंटिजेंसी प्लान कहते हैं। कंटिजेंसी प्लानिंग बी को अमली जाना पहना गया है क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो सफल नहीं हो पाई। आज आईएसआई बैठी है, वी आर नॉट, हम फेस करेंगे उसको भी, चिंता ना करें आप, हम उसको भी फेस करेंगे। और जितने तुम्हारे पास वो है ना, हाँ, आपके जाके मुनीर साहब बोलते हैं अमेरिका के अंदर, हम कौन सा ऐसा रेस्पॉन्सिबल कंट्री होगा न्यूक्लियर पावर जो कहता है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आधी दुनिया को मार डालेंगे। इतना ज्यादा हाई रेस्पॉन्सिबल किसी सेना अध्यक्ष से आना और वहां पे, और दूसरा आपने उनको ऐसा बैठा लिया अपने सर पे, वो देखना आपकी हर चीज को इतना नुकसान करने वाले हैं। आप पाकिस्तानी आप पछताएंगे, रोएंगे, देखिएगा। आज तो खुश हो रहे हो आप नहीं देख रहे हो उसका फ्यूचर क्या है। और यही सर अगर देख लेते बंद कर लिया, अगर सर देख लेते तो वो पाकिस्तान का नाम थोड़ी ना होता। लेकिन संजीत सिरोही जी, अभी रिसेंटली आज ही अभी हम देख रहे थे कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से आसिम मुनीर दुनिया के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं और उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और वो खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर धीरे धीरे स्थिति बहुत बुरी हुई और उन्होंने रहनुमा बनने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम अब एक बार फिर से उन कंट्रीज को बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके जो मुस्लिम कंट्रीज को ही वो एक तरह से संबोधित कर रहे थे, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमसे कहिए, आपकी सेवा में पाकिस्तान पूरी तरह से तत्पर रहेगा। ठीक है, उनकी ये शब्द बड़े सॉफ्ट वे में मैं बता रही हूँ, लेकिन वो सॉफ्ट आसिम मुनीर की प्रवृत्ति नहीं है सॉफ्टनेस की। पीएमएलएन के नेता जिस तरह से भड़काऊ बयान देते हैं, बांग्लादेश में जो स्थिति है, दुनिया के अलग अलग कोनों में जो स्थिति है, वो यही बात है कि पहले भड़काएंगे, मरहम लगाएंगे और अपनी दुकानदारी चलाएंगे। नैना जी, सबसे पहले तो जो आपने इनके जो फील्ड मार्शल ने आसिम मुनीर साहब उनके बारे में बताया है, वो जगह जगह मुस्लिम देशों में जा रहे हैं, उसकी दो वजह हैं। एक तो हमेशा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर
वेपन स्टेट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो मुस्लिम के ठेकेदार बनना चाहते हैं, मुस्लिम के चौधरी साहब बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाकी जो मुस्लिम देश हैं वो उनको फॉलो करें। तो इसलिए वो इस चक्कर में जगह जगह मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं। वो एक वजह है। और वो ये कह रहे हैं कि हमें बताइए हम आपको क्या करें। सिर्फ पाकिस्तान की फौज दी जा सकती है, उनको बाकी पाकिस्तान के पास देने के लिए नहीं है। और वो फौज भी इसलिए दी जाएगी क्योंकि वहां से पैसा मिले। तो सिर्फ पैसे के लिए है कि आप हमको पैसा दे, हम आपको अपनी फौज देंगे, कि उनके पास सिर्फ फौज ये देने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। नंबर दूसरा जो है, सबसे बड़ी समस्या जो आसिम मुनीर साहब की है, जो पिछले जो चैनल में, जो आपके चैनल में बातचीत हुई थी, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कल जब गाजा में पाकिस्तान के सैनिकों को भेजा जाएगा तब उनका क्या हाल होगा। वो इसलिए बाकी मुस्लिम देशों से भी मशवरा कर रहे हैं कि हम वहां पे जाएंगे तो हमास को हम किस तरीके से डिसआर्म करेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए वो सबसे जाके सलाह कर रहे हैं ताकि सारे मुस्लिम कंट्री, क्योंकि ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि हमास के अंदर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगा वो मुस्लिम कंट्री से होगा। तो अगर मुस्लिम कंट्री से होगा तो जो भी मुस्लिम कंट्रीज वहां जाएगी और हमास को डिसआर्म करेगी, और अगर डिसआर्म करते हुए हमास डिसआर्म नहीं होता है और वहां पे लड़ाई हो जाती है तो वहां की लड़ाई तो शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन जो उनकी अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ाई में वो हार जाएंगे। तो आसिम मुनीर साहब दो वजह से जगह जगह घूमते हैं। अब मैं आता हूं, ये जो इनके यूथ लीडर हैं, इन्होंने जो बयान दिया है, ये बयान सिर्फ रेटोरिक है, इसका हमको कोई ज्यादा नहीं देते। ऐसे ऐसे तो इनके नेता रोज बयान देते रहते, वी शुड नॉट टेक इट सीरियसली। इवन जो उनके फील्ड मार्शल है, उनके भी जो बयान आते हैं, वी शुड बी प्रिपेयर्ड बट वी शुड नॉट टेक मच कॉग्निजेंस ऑफ दोस पीपल बिकॉज दे हैव गॉट नथिंग टू गिव। वो कुछ नहीं कर सकते। वो अब कितने भी बयान दे दे, उनका कोई भारत के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत एक बहुत मजबूत देश है, भारत की सेना एक बहुत मजबूत है। अब ये जो है, माने जो पाकिस्तान से पत्रकार हैं, पीएमएल के लीडर हैं, ये माने या ना माने, मन ही मन में इनको भी पता है कि भारत की ताकत क्या है और इनकी ताकत क्या है। और अगर ये भारत और पाकिस्तान दोनों मिलके भी अगर लड़ाई लड़ेंगे तो उनकी ताकत क्या होगी। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। हम सबके साथ दोस्ती के साथ और एक भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी कि बेशक भड़काऊ भाषण देते रहे। लेकिन उस्मा जी बड़ी बात संजीत सिरोही जी ने कही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि पाकिस्तान तो खुद अपने मोर्चों पर ऐसे ही धधक रहा है। कहीं ये जो आप जिसको एक तरह से हथियार बनाने की कोशिश कर रही हैं, वही आग पाकिस्तान में इस रूप में जल्दी आने वाले वक्त में ना भड़क जाए। बलूचिस्तान के लोग वैसे ही आपसे नाराज, केपीके के लोग वैसे ही आपसे नाराज, सिंध और पंजाब में भी ऐसी ही स्थिति है और तमाम अलग अलग ऐसे संगठन, टीटीपी, तालिबान से आप वैसे ही पंगा लेते रहते हैं। तो आप किस मुंह से पाकिस्तान या बांग्लादेश को आप सपोर्ट करने की बात कहते हैं? यही बात तो संजीत सिरोही जी कह रहे हैं। बात सारी ये है कि इंडिया की जो ताकत है वो तो दफन हो चुकी है। इंडिया की ताकत अपने आप को बढ़ाने में है। आप जीरो हो चुके हैं। इस खिता में अगर कोई ताकत है तो वो पाकिस्तान है और पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। आप फाइनेंशियल टाइम्स का वो आर्टिकल पढ़ लें, वॉशिंगटन पोस्ट का आप आर्टिकल पढ़ लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो सफारती जीत है और मिलिट्री जीत है, उसके डंके बज रहे हैं। और हमारा बेहतरीन हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ। अब इस चीज से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। बांग्लादेश के साथ भी जी जी उस्मा जी की आवाज कट हो रही है। यहाँ पे शुभदा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी आ रही हूँ। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है कि पूरे के पूरे साउथ एशिया में कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी को कोई देश उतना मोनेटाइज नहीं कर पाया है जितना पाकिस्तान कर पाया है। मतलब उनकी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी, वो ईरान के साथ हो, सऊदी अरेबिया के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, बाकी मुस्लिम कंट्री को पैसा मिलता है, उनको पैसा मिलता है, तो उनको लोन्स मिलता है। ये मोनेटाइजेशन भारत करता नहीं है ना। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे ओमान, अभी वो गए थे इथियोपिया। वो थोड़ी मोनेटाइजेशन है, वो ट्रेड के लिए जाते हैं, डायस्पोरा के लिए जाते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, मैं माफी चाहूंगी, इतनी मोनेटाइजेशन हर जगह पर ये कहा जाए कि कटोरा लेकर पहुंच जाए। यहाँ पे संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, वक्त इतना ही है। जी संजीव जी।
जी नैना जी, देखिए अभी जो हमारी पाकिस्तान के मेहमान हैं और वो ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान का देखिए, हम चाहते हैं आप मजबूत रहे, आप अपने बाशिंदों की वहां पे अपना देखभाल करें, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करें, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करें। हमारी ये आप मैं बताता हूँ मैम, बांग्लादेश जो है इस हालत में नहीं है, नहीं झेल पाएगा। बांग्लादेश खुद अपने उसमें फंसा हुआ है और जिस तरह से उसकी पोजीशन है, देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर पाएगा। शुरुआत में ये थोड़े ताली बजा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को भी मालूम है और मुझे लगता है कि ये यूनिस है ना, ये बहुत बड़ी टेक्टिकल मिस्टेक कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक कर रहे हैं। इनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अल्टीमेटली ना अमेरिका यहाँ परमानेंट रहने वाला है और ना ही चाइना परमानेंट रहने वाला है, ना ही पाकिस्तान की बस की रहना यहाँ पर परमानेंट। इनको रहना होगा इंडिया के साथ डिपेंडेंसी, इनकी पावर, रॉ मटेरियल, सी रूट्स, ट्रांजिट पॉइंट्स, इन सबको ये ज्योग्राफिकल चीजें हैं, ना पाकिस्तान ला सकता ना चाइना ला सकता। बिल्कुल, और मुझे लगता है सर यही सबसे महत्वपूर्ण बात है और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब पाकिस्तान रहनुमा बनने की कोशिश करता है, वो भी बांग्लादेश का सपोर्ट करने की बात कह रहा है। बांग्लादेश में जो स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक है और वो इस तरह की ही सोच का नतीजा है जो पाकिस्तान में हिटलर शाही है। लगातार यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ा विद्रोह नजर आता है, पाकिस्तान सबक ले ले तो ज्यादा बेहतर है, वरना आने वाले वक्त में पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और वो दिन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है इस बात को जरूर समझने वाली बात है। वक्त इतना ही था, लेकिन आप सभी के बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स से आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश की इस हिंसा का जो फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, ये जरूर कहा जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स दावा करती हैं बांग्लादेश का ये हाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रायोजित ISI सपोर्ट के साथ ही ये होता हुआ नजर आता है। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।